हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज मैं फिर से एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देख करके जाएं। और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं है, आसपास में है, 1-2 महीने बाद, तो भी आप लोग इस वीडियो को आराम से देखना। और इसको मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखा है, तो बाद में भी कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, जी हाँ भाई साहब, रात के बज रहे हैं 3 और सुबह 5 बजे ये मिल जाएगी वीडियो आप लोगों को। आपका एग्जाम होगा सुबह 9 बजे, 9:30 बजे। आपको ये वाला वीडियो कंप्लीटली पढ़ के जाना ही है। इससे पहले भी 2-4 वीडियो हैं, वो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहली बात तो वो वोकैबुलरी होगी जिससे आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहीं से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, हालांकि पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी रहेंगी। जैसा कि पिछली हमारी 4-5 वीडियोस में से जितने भी वोकैबुलरी पूछी गई है, उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को ये वाला वीडियो दे रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ छोटे अमाउंट में एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी दूंगा जो कि पिछले 2-3 दिन में पूछी गई है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा तेज मत चिल्लाना वरना पड़ोसी सुन लेंगे। तो पिछले 2-3 दिन में जो वोकैबुलरी पूछी गई है उसमें से 2-4 वर्ड्स मैंने निकाले हैं। ठीक है, ये एनालिसिस के बिहाफ पर ही है सारे के सारे वर्ड्स। तो 3 तो इडियम्स हैं, इनका मीनिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनको पढ़ के जाना। इसके बाद 2-4 वर्ड्स एक्स्ट्रा मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कुछ ऐसे वर्ड्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मे बी कि आपको उनमें से भी कुछ वर्ड्स मिल जाएं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आप लोग पढ़ते रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो रिकॉर्डेड वीडियोस में आप लोग लाइक कम देते हो। ठीक है, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं, आप लोग करते नहीं हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियो को पहले तो लाइक कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या कर दोगे, सेशन को शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2-3 काम आपको अपने करने होते हैं, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये 3 ईडियम्स हैं, जैसे एक होता है स्नेक इन द ग्रास, एक होता है होल्ड दी वाटर, नहीं होता सिर्फ होल्ड दी वाटर, होल्ड वाटर होता है, ये गलती से लिख गया है, होल्ड वाटर होता है। एक है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। इन तीनों ईडियम्स का मीनिंग मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं। देखो, अगर आपको स्नेक इन द ग्रास ईडियम मिलता है तो ऑब्वियसली आप इसके स्टेटमेंट में से भी इसका मीनिंग बना सकते हैं। ग्रास मतलब होता है घास, स्नेक मतलब होता है सांप, और सांप का कलर और घास का कलर लगभग सेम होता है। अगर घास में सांप छिपा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर सांप भी हो सकता है और वो जहरीला भी हो सकता है, तो उस दुश्मन को आप कह सकते हैं, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन खतरनाक है, उसको बोलोगे स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हिडन एनिमी, मतलब एक ऐसा दोस्त जो आपको दोस्त कह तो रहा है लेकिन असल में वो आपका दुश्मन है। ठीक है, आपकी ही ग्रुप में, आपकी मेजोरिटी में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको धोखा दे सकता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हिडन एनिमी मतलब स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं दोस्त के रूप में दुश्मन, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक होता है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, देखो इसका भी मीनिंग मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है, बाकी तीनों के तीनों वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को लिखा दूंगा। होल्ड वाटर का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रू और रीजनेबल ठहराना, या फिर आप बोल सकते हैं टू सीम, कोई भी ऐसी चीज है टू बी ट्रू जो दिख रही है आपको एकदम सत्य, और कैसी रीजनेबल मतलब तार्किक बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। चलो, अच्छा है, मतलब बोलते हैं कि नहीं यार ये ठीक है, ये सही है, ये जेन्युइन है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, होल्ड वाटर। एक होता है नीचे लिखा हुआ है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब आग और पानी से गुजरने का मतलब है कि आप हर परिस्थिति गुजर रहे हैं, मतलब कहने का चाहे कैसा भी आपके साथ टाइम हो, चाहे कैसा भी जो है जोखिम भरा समय हो या कैसा भी समय हो, आप हर तरह की परिस्थिति से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चीज आपको जो है अफेक्ट नहीं कर पा रही, या फिर कर भी रही है तो भी आप ब्रेवली उसको क्या कर रहे हैं, फेस करते जा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं किसी भी तरह की डिफिकल्टी को, किसी भी तरह के जोखिम को, किसी भी तरह के खतरे को आप आसानी से क्या करते जा रहे हैं, फेस करते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपको किसका मीनिंग, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। ठीक है, तो 3 तो इडियम्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ये होल्ड द वाटर नहीं पढ़ना है, होल्ड वाटर पढ़ना है। ठीक है, 3 इडियम्स आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इंस्टेंट अगर पढ़ने के लिए ले सकता है, बाकी मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी सुबह तक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन स्टडी नाम से, इंग्लिश बाय अनिल जादौन के नाम से भी है। ठीक है,
बाकी मैं आप लोगों को इन तीनों इडियम्स के अलावा कुछ वोकैबुलरी जरूर कराना चाहूंगा जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो ध्यान पूर्वक सुनना, मैंने यहाँ पर ये वो वोकैबुलरी डाली हैं जिनसे आप 100% एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। ठीक है, ये वो वोकैबुलरी, इसके बाद जो प्रैक्टिस वाली क्लास होगी या प्रैक्टिस वाली वोकैबुलरी होगी, एक्स्ट्रा जो क्लास वाली वोकैबुलरी होगी वो मैं अभी आगे कराने वाला हूँ। फिलहाल ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को क्विक बेनिफिट दे सकती हैं। समझ रहे हो ना, क्विक बेनिफिट डोज की तरह काम करेंगी। जैसे कि सबसे पहला शब्द है अबंडन, इसको याद करके जाओ। अबंडन का मतलब होता है किसी को त्यागना, किसी चीज को त्यागना, कुछ भी त्याग देना। और एक होता है एब्डिकेट। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो एब्डिकेट पर्टिकुलरली अपनी पोस्ट को त्यागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी पद को, अपनी जो भी उपाधि होती है उसको त्याग देना, अपनी राजगद्दी को त्याग देना, एब्डिकेट वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो दोनों का मतलब होता है लीव या फिर बोल सकते हैं त्यागना, छोड़ना। ठीक है भाई। इसके अलावा एक शब्द है TAUT, टोट, एक जिसका मीनिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम है और ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। टॉट, TAUT, स्ट्रेस्ड है, टाइट है मतलब कसा हुआ, एकदम फ्लेक्सिबल, बंधा हुआ, तना हुआ जिसको बोलते हैं वो होता है टॉट। ठीक है। अराइड, स्टराइल और बैरिन, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं जिनका एक ही मीनिंग होता है बंजर या फिर बांझ भी बोल सकते हैं। देखो एक ऐसी जमीन जहां पर कोई भी पैदावार नहीं होती है उस जमीन को हम बंजर भूमि बोलते हैं। अराइड बोल सकते हैं, स्टराइल बोल सकते हैं, बैरिन बोल सकते हैं। ठीक है, सूखा जिसको बोलते हैं। पर्टिकुलरली बैरिन शब्द जो होता है वो औरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी औरतें जिनके बच्चे नहीं होते हैं या फिर जो जिनके पास संतान नहीं होते उनको बांझ बोला जाता है। तो बैरिन शब्द उन औरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी एक शब्द है मोनोटोनस, डल और टीडियस, ये भी तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं जिनका मतलब होता है एकदम उदास, नीरस बोल सकते हैं। दो तरह से आप इसका मीनिंग समझोगे। एक तो हो जाता है डल, यानी कि एकदम घिसा पिटा सा, बेकार सा, बोरिंग सा, उदास, नीरस। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो कहेंगे कि यार ये बंदा तो कैसा है, मोनोटोनस है। एक तो ये होता है। एक टीडियस बोल सकते हैं, यार ये तो बहुत ही सुस्त आदमी है। ठीक है, ये बहुत ही सुस्त आदमी है, बहुत ही कैसा डल है, एकदम टीडियस है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। एक होता है लैकिंग ऑफ वैरायटी, वो भी इसी का मीनिंग होता है। समझने में तो आप समझ लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो यहाँ पर लैकिंग ऑफ वैरायटी, जैसे मान लो आप डेली आपको बैगन की सब्जी खिलाई जाए तो आप कहीं ना कहीं उससे बोर हो जाएंगे, भले कितनी भी टेस्टी हो लेकिन डेली नहीं खा सकते। तो जब किसी भी चीज़ की कोई वैरायटीज नहीं होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की चीजें नहीं होती, एक ही जैसी कोई चीज होती है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनस बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, इसी वजह से मोनोटोनस का मीनिंग ये भी होता है लैकिंग ऑफ वैरायटीज। ठीक है, तो जब किसी चीज की वैरायटीज ही नहीं होती हैं, टाइप्स नहीं होते हैं, तो उसको भी आप मोनोटोनस बोल सकते हैं। एक जैसा, एक ही सुर जैसा, एक ही ताल जैसा, उसको भी मोनोटोनस बोला जाता है। तो इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद में आप लोगों को अगर ये वर्ड्स याद हो जाते हैं तो याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को क्विक बेनिफिट देंगे। ठीक है, क्विक बेनिफिट देंगे, यानी कि ये स्पीड ट्रिक मान लो या एक छोटा सा एक डोज मान लो, जो आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में क्या करेंगे, फायदा दिलाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब समझ जाओ मेरी बातों को। ठीक है, बाकी इसके बाद हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। ये वो वर्ड्स हैं जो मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड हैं, और इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी कराऊंगा जो सिनोनिम्स बेस्ड होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे सर आप लोग वोकैबुलरी कराते हो, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी हैं, डाउट्स भी हैं कि सर जो आप वोकैबुलरी कराते हैं हम बड़े इंप्रेस्ड हैं, पर क्या आपकी जो एप्लीकेशन पर, ऑब्वियसली यार वोकैबुलरी का मैटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके क्वेश्चंस भी हैं कि सर जो वोकैबुलरी आप एप्लीकेशन पर कोर्स में कराते हैं क्या वो सफिशिएंट होती है। तो मैं इस क्लास को बंद नहीं करूंगा, जैसे यूट्यूब पर क्लास बंद नहीं हो रही है ऐसी एप्लीकेशन पर भी फिलहाल तो बंद नहीं होगी। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी कराऊंगा, अभी फिलहाल एग्जाम के पर्पज से करा रहा हूँ, उसके बाद और भी एक्स्ट्रा इसमें वोकैबुलरी ऐड होती रहेंगी। ठीक है, कोई सा भी कोर्स हो उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी का सेपरेट कोर्स लेना है, सर ग्रामर तो हमें आती है, तो वोकैबुलरी का भी 300 रुपये में कोर्स मिल जाता है, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का मुझे वोकैब तो समझ में आती है आपकी सर,
मुझे ग्रामर भी पढ़नी है, मेरा वो भी कमजोर है, तो पूरी इंग्लिश का एक कंप्लीट बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन। जितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, ये बात उनके लिए है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जितने भी हमारे यूट्यूब पर पढ़ते हैं वो सारे के सारे एनरोल्ड हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं कि भाई यूट्यूब पर भी पढ़ा करो, क्योंकि वहां पर भी मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ और एप्लीकेशन पर भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करते, कम पढ़ा देंगे लेकिन पढ़ाते बढ़िया हैं, बिल्कुल ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं यूट्यूब की क्लासेस से ही फंस रहे हैं। तो भाई साहब आप लोगों को ये वाली बात मुझे बतानी थी कि इंग्लिश स्पेशल बैच है जो कि ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर चल रहा है रेगुलरली, और ये फाउंडेशन बैच होता है जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक की इंग्लिश आपको सिखाई जाती है, जिसके अंदर ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है और कॉम्प्रिहेंशन भी है। अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करते हैं 600 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। वोकैब भी इसी में है, कॉम्प्रिहेंशन भी, ग्रामर भी। अगर कोई चाहता है मुझे सिर्फ वोकैबुलरी पढ़नी है तो वोकैबुलरी स्पेशल भी बैच है जो कि 299 में मिल जाएगा आप लोगों को, और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, चाहे कोई सा भी बैच परचेस करो अभी तक। लेकिन जब भी नेक्स्ट बैच आएगा उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी तो नहीं होगी, ये तो फिक्स है। बाकी प्राइस भी आप लोगों के जहां तक है इससे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। 90% 95% पॉसिबिलिटी है कि 999 आपकी फीस रहेगी आने वाले टाइम में इंग्लिश के बैच की। बाकी आप लोगों का अभी 600 रुपये पे करना है, ठीक है भाई। तो ये छोटी सी डिटेल्ड है, और उसके बाद आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादव है, दोनों ज्वाइन कर लो, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाती है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भी तरह की जानकारी बैच से रिलेटेड लेनी है वो ले लेना। बैच अगर परचेज नहीं भी करना है तो भी आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, ठीक है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग शुरू करेंगे फुर्ती में अपनी क्लास और देखेंगे किस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला ही फॉर्मेट आपके सामने है, आपको दो चीजें इसमें मिलेंगी, बड़े प्यार से मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। दो चीजें कौन कौन सी? पहली बात तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें से आपको इसका आंसर ढूंढना है, उसके बाद आंसर मिलने के बाद हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है भाई। जैसे सबसे पहला शब्द है ऑब्सक्योर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और ये एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी का सबसे प्यारा शब्द है, और इसीलिए मैंने ये सबसे पहले नंबर पर लिखा है। ऑब्सक्योर एक शब्द होता है जिसका मीनिंग पहले आपको आना चाहिए, तभी आप लोग आंसर कर पाओगे। और आंसर के जो ऑप्शंस हैं वो क्या है? एक है अननोन है, एक नेग्लेक्टफुल है, एक ओकेशनल है और एक ओल्ड है। तो देखो सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाता हूं। सबसे पहले ऑब्सक्योर का मीनिंग समझते हैं। जैसे मैंने कहा सर, किसी ने भी आपसे कुछ कहा और आपकी वो समझ में नहीं आया, तो क्या बोलते हैं वो, 3 इडियट वाली मूवी में वो बोलता है कि कहना क्या चाहते हो, वही वाला सीन है कि आप फिर से किसी से पूछ रहे हैं कि कहना क्या चाहते हो। कहने का मतलब है कि आपको वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने ऑब्सक्योर लैंग्वेज बोली है आपसे। कैसी बोली? ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, या फिर बोल सकते हैं अस्पष्ट, अनडिसाइडेड। तो आप ऑब्वियसली इसका आंसर तो लगा पाओगे, क्या हो जाएगा? अननोन। कोई भी ऐसी चीज है जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्सक्योर कहते हैं, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अननोन है। क्योंकि नेग्लेक्टफुल का मतलब होता है लापरवाह, ओकेशनल का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार मतलब रेयरली, नॉट रेगुलरली, ठीक है। एक होता है ओल्ड, जिसका मीनिंग आप लोगों को पता है पुराना होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग आपके सामने है, ठीक है। हर एक वर्ड के सामने हर एक मीनिंग लिखा हुआ है। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट, अननोन का मतलब हो जाएगा अज्ञात। इनके अलावा और कोई तीसरा ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है जो इसका आंसर हो सके। तो नेग्लेक्टफुल हो जाएगा बेपरवाह, लापरवाह। ओकेशनल हो जाएगा यदा कदा, मतलब कभी कभार, अनियमित, इर्रेगुलर। और ओल्ड होता है पुराना। होप सो कि आपको पहला फॉर्मेट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्पीड में इसी तरह से बढ़ते चलो और गर्दा उड़ाते चलो, ठीक है। चलो, रिलेक्टेंट एक शब्द लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, इसका मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। 10 से 15 सेकंड का टाइम आप लोग ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियो को यार, क्योंकि लाइव क्लास जब मैं लेता हूं तब तो आप लोगों के कमेंट्स बढ़िया से आते हैं, लेकिन जब रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं तो वहां पर आप लोग कमेंट करने में कंजूसी कर देते हो, ठीक है। तो जो भी आप लोग सोचते हो, बोलना चाहते हो, कुछ भी कमेंट्स में ज़रूर बोला करें, ठीक है। हमें सस्पेंस क्रिएट नहीं करना आता है, बाकी आप लोग अपने आप करते हो, काफ़ी प्यार देते हो। लाइक्स और कमेंट्स, ये दो चीज़ एज यूजुअल जैसी हमारी वीडियोस पर रहते हैं वैसे ही रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी सब्सक्राइबर तो हमारे जो भी आ रहा है ना, एक बार आ जाता है वो हमारा ही हो जाता है, मतलब अपनी फैमिली में शामिल हो जाता है, और उसकी इंग्लिश को हम एकदम बेहतरीन बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। एक है अनविलिंग,
एक होता है फोरगो, एक होता है रेडंडेंट और एक होता है एमिनेबल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है वो भी जानना है। देखो अनविलिंग का मतलब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो किसी काम में रुचिकर नहीं है। रुचिकर मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, यार मुझे नहीं पसंद किसी भी काम में, बड़ी नखरेबाजी करने वाला व्यक्ति है और उसको वो काम पसंद ही नहीं है, मतलब वो काम करना उसको अच्छा ही नहीं लगता है, तो उसको बोलते हैं यार ये बंदा जो है ना अनविलिंग है। कैसा है, अनविलिंग है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं अनिच्छुक है। कैसा है, अनिच्छुक है। और वही होता है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो कहता है यार ये नहीं, मुझे खाना पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, इसकी इच्छा नहीं है, ये कैसा है, अनिच्छुक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन भी देख लिया करो। डायरेक्शन में लिखा हुआ है सिमिलर मीनिंग। तो सिमिलर मीनिंग हो या मोस्ट सिमिलर मीनिंग हो या बेस्ट एक्सप्रेसेस हो, कुछ भी बोलो, सबका मीनिंग सेम होता है भाई, ठीक है, सबका मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम ही बताना है। बाकी के जो वर्ड्स हैं जैसे फॉरगो है, तो फॉरगो का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। जैसे अभी अभी हम लोग एब्डिकेट पढ़ के आए हैं, एबंडन पढ़ के आए हैं, वही होता है फॉरगो का मतलब, ठीक है। सेम ऐसे होता है रिडंडेंट। देखो रिडंडेंट या रिडंडेंसी दो शब्द होते हैं। रिडंडेंट एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, रिडंडेंसी नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। एक होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो मैंने कहा ये जो वर्क है ना, ये रिडंडेंट है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक है। कैसा है, अनावश्यक है। और एक होती है रिडंडेंसी, यानी कि अनावश्यकता। आप इससे ये भी लिख सकते हैं जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा मतलब जितनी चीजों की जरूरत है उससे ज्यादा, मोर देन ड्यू। मोर देन ड्यू आप क्या बोल सकते हैं, मोर देन ड्यू बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का जितने की जरूरत है उससे ज्यादा। एमिनेबल सॉरी अमेंडेबल क्या होता है, ये आपका वन वर्ड में भी पूछा जाता है। वन वर्ड में वो आपसे पूछ लेगा दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। एक ऐसी चीज जो करेक्ट नहीं हो सकती, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है, आज भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पढ़ के जाना। अमेंडेबल होता है संशोधनीय, सॉरी जिसमें संशोधन किया जा सकता है, मतलब जिसमें चेंज किया जा सकता है उसको अमेंडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसमें हम लोग कोई भी चीज करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें करेक्शन कर सकते हैं, उसको अमेंडेबल बोला जाता है। फॉरगो हो गया, रिडंडेंट हो गया, अमेंडेबल हो गया, अनविलिंग हो गया, सारे के सारे वर्ड्स हो गए। कहने का मतलब आपको आंसर भी मिल गया और मीनिंग्स भी मिल गए। होप सो कि आपको सब कुछ बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करो, किस तरह हमें इंग्लिश मीनिंग समझने में दिक्कत हो रही है, या हमें इंग्लिश मीनिंग या आपकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रही है, या किसी और तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। कैसे भी कैसे करके बताओ, आपका सीधा कनेक्शन मेरे से, आप कैसे भी बात रखोगे ना आपकी पहुंचती है, आपका हर एक कमेंट मेरे पास पहुंचता है, मैं ही उसका रिप्लाई करता हूं, चाहे लेट कर दूं लेकिन करता हूं। आपके मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं। अगर कोई दिक्कत है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर्स भी दे रखे हैं आपके पास, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है। लेकिन कोशिश यही किया करो कि यार जरूरत की चीज़ें पूछो, ठीक है। बेफिजूल में कुछ भी पूछने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इरिटेशन भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ कॉल करते हैं या कुछ भी अननेसेसरी पूछते हैं, ठीक है। जरूरत की चीज़ अगर आप लोग पूछते हो तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर हमेशा चालू रहते हैं, ठीक है। आप लोग कभी भी कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। और बैच तो आप लोगों को पता ही हमारा रेगुलर चलता है ओपन स्टडी पर, उसके रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है तो आप कभी भी कर सकते हैं। आगे चलो, अगला एक और फॉर्मेट है, और ये कौन से शब्द से बना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 सेकंड का आप लोग टाइम लो, सोचो और मुझे आंसर करो, ठीक है भाई। आपने एक शब्द सुना होगा रिवील, ठीक है। रिवील जो नीचे लिखा हुआ है, इसी का इसमें अगर ई लगा दोगे, रिवील, रिवील मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, ठीक है, किसी चीज को सबके सामने रखना, वो वर्ब होती है। रिविलेशन उसी से बना हुआ है, रिवील से ही बना है, किसी भी चीज को रिवील करना, ठीक है। रिवील करना मतलब रिविलेशन, रिवील वर्ब होती है, रिविलेशन क्या होता है, उसका नाउन फॉर्म होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या होता है, डिस्क्लोजर। कभी इसको रिवील से रिवील को कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। मैं बताऊंगा, दोनों चीजें भी आगे आ रही हैं, देखो आएगी अपने आप, ठीक है। इसको आपसे भी ज्यादा जल्दी है। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ पहले वर्ड का मीनिंग। जैसे फर्स्ट वर्ड है रिविलेशन, तो रिविलेशन क्या है, रिवील से बन गया।
अब रिवील का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट चीज को किसी के सामने रखना, मीन्स की एक्ट करना, और एक्ट करना मतलब मेन वर्ब, तो वो तो हो गया वर्ब। लेकिन ये हो गया नाउन, क्योंकि TION लगा है, नाउन हो गया। अब इसका मीनिंग हो गया रहस्योद्घाटन करना। अगर लगा होता तो रिवील होता, लेकिन ये कह रहा है कि रहस्य का उद्घाटन किया है, रहस्य उजागर भी बोल सकते हैं, रहस्य उजागर। आपने अगर किसी रहस्य को उजागर कर दिया है तो आप उसको कहोगे रहस्य उजागर, कहने का मतलब रिविलेशन। क्या कहोगे उसको? रिविलेशन कहोगे। और एक है एंटिसिपेशन है, एक है इमेजिनेशन है, एक है रिवेल है, और एक है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर तो होता है किसी चीज को डिस्क्लोज करना। प्रकटीकरण, प्रकटीकरण मतलब कहने का किसी भी चीज को प्रकट करना, किसी भी चीज को सबके सामने रखना। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग हो ही जाएगा। बाकी रिवेल एक अकेला शब्द होता है REVEL, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज में मगन हो जाना, प्रफुल्लित होना। ठीक है, क्या होना? प्रफुल्लित होना, यानी कि आनंद लेना, मजे करना, खुशी मनाना। समझ रहे मेरे भाई? तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। इमेजिनेशन आप जानते हैं, कल्पना। और एंटिसिपेशन होता है पूर्वानुमान। एंटिसिपेशन मतलब पहले से ही किसी चीज को भांप लेना। जैसे हम लोग अभी जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं ना, ये एंटिसिपेशन ऑफ वोकैबुलरी है कि किस तरह की वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ठीक है, किस तरह की वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो वोकैबुलरी हम लोग अनुमान लगा करके यहाँ से पढ़ाई करके जा रहे हैं। अगर एग्जाम में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आगे सीख लेंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब हार जीत तो सब इंसान के ऊपर होती है, बस सही डायरेक्शन, सही कंटेंट और सही मेहनत, मतलब जोशीली मेहनत, डल नहीं। ठीक है, फुर्तीली मेहनत होनी चाहिए। बाकी पढ़ते तो यार हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग हैं, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन भी तो नहीं होता। मेहनती लोग, कई तरह का कॉम्बिनेशन, मतलब कई तरह का कॉम्बिनेशन जब एक साथ मिलता है तब जाके एक सिलेक्शन वाला बंदा निकल के आता है कि हाँ ये बंदा है। ठीक है, टॉपर बनना एक बड़ी चीज होती है, सिलेक्शन लेना भी अपने आप में एक टास्क हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, तो आप लोग भी, कभी मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बस उसको सही डायरेक्शन, सही चीज़ें मतलब मिलनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और उसको हवाबाजी करने से ज़्यादा बढ़िया होता है किसी भी व्यक्ति को सच्चाई समझाएं। ठीक है, हवाबाजी करने से कि भाई तुम ये कर दोगे, तुम धरती पाट दोगे, और इंसान इंसान को पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या उसकी मेंटलिटी किस तरह की है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है, तो आप उसको ऐसे ही अगर धकेलोगे जबरदस्ती, तो थोड़े ना वो चढ़ जाएगा भाई। समझ रहे हो? ऐसे नहीं है। हाँ, हवाबाजी से कुछ नहीं होता है, बस उसको सच्चाई बता दो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वो भी है। जैसे एक शब्द लिखा हुआ ओस्ट्रासाइज, हालांकि ये जेड लगा हुआ है, लेकिन आपको जेड वाला शब्द नहीं मिलेगा, याद रखना, आपको एस वाला मिलेगा। और ये जेड वाला क्यों है? कि ये ऑटो करेक्ट हो जाता है किसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर में अमेरिकन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो जहां पर भी एस की जगह जेड और वो वर्ब की तरह काम कर रहा हो तो समझ लो कि वो अमेरिकन फॉन्ट वाला वर्ड है। आपको कभी भी जेड वाला शब्द नहीं मिलेगा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको जो है ब्रिटिश वाली लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज में एस लगा होगा, जेड नहीं लगा होगा, स्पेलिंग दोनों करेक्ट होती हैं। ऑस्ट्रासाइज का क्या मतलब होता है? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है भाई, सारी की सारी वर्ब हैं। अब बताओ इनका मीनिंग क्या होना चाहिए। देखो, ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास सेंस्योर और सेंटेंस, बैनिस और बेरेट। ठीक है, बेरेट। अब देखो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैनिस का मतलब होता है जब हम किसी को देश निकाला दे देते हैं या अपनी सोसाइटी से निकाल देते हैं, वर्ब की तरह। मैंने कहा यार ये बंदा गंदा है और इसने ये काम कर दिया, इसने वो काम कर दिया, इसको बाहर करो। तो जब ऐसे व्यक्ति को हम बाहर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं यार इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, इसको बैनिस कर दिया, इसको, है ना, क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया गया है या निर्वासित कर दिया गया है। सारे के सारे वर्ड्स के मैं मीनिंग आप लोगों के सामने लिखता हूं। देखो, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है, बहिष्कार करने का मतलब होता है निकाल फेंकना। ठीक है, उखाड़ फेंकना। आप किसी समाज में एग्जिस्ट करते हो, आपको वहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाए। सेंस्योर होता है किसी की क्रिटिसाइज करना। ठीक है, निंदा करना। जैसे यार ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इसकी बुराई करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, ये सब करते हैं, वो करते हैं, इसको सेंस्योर बोला जाता है। बाकी सेंटेंस, देखो वर्ब और नाउन दो तरह से यूज किया जाता है। अगर आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे तो सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है? वाक्य होता है। और अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है सजा सुनाना, किसी को जो है
सजा सुनाना या किसी को ब्लेम करना, ठीक है। सेंटेंस्ड, आप लोगों ने सुना होगा सेंटेंस्ड, ठीक है। जज सेंटेंस्ड, द जज सेंटेंस्ड मी, या हिम या हर, ऐसे करके। तो ऐसे बोला जाता है कि उन्होंने, उस जज ने उसको सजा सुना दी। तो किसी को सजा सुनाना या किसी पर आरोप लगाना, किसी को कलंक लगाना, ये सब होता है सेंटेंस का मीनिंग। लेकिन वर्ब की तरह, नाउन की तरह इसका मीनिंग होता है वाक्य, ठीक है। शब्द, शब्द नहीं वाक्य, एक सेंटेंस शब्द वर्ड होता है। बैनिश का मतलब भी सेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है भाई बैनिश भी और ऑस्ट्रासाइज भी, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। नीचे लिखा भी है। बेरेट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी को अब्यूज करना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना या गाली देना, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे अपनी बातें बताना, ये काम आपके हैं। मेरा काम मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के सामने बिल्कुल फ्री में, पूरी रात में 3 बज रहे हैं रात के, ठीक है। और घड़ी नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखा देता, कुछ भी नहीं रखता फ़ोन वोन अपने पास, ठीक है। तो इतनी मेहनत का फल यार आप लोगों के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। और सच बताऊं तो मुझे मिल भी बहुत कुछ रहा है, आप लोगों का प्यार देख रहा हूं, ठीक है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को पसंद कर रहे हो और सीरियसली मैं उसी वे में काम कर रहा हूं जिससे आप लोगों को फायदा हो, ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन भी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथी सारे के सारे अपना काम अपने आप कर दिया करें, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं पूरा दिलो जान से आप लोगों के लिए काम कर ही रहा हूं। मैं तो रात रात भर जाग करके देखो पूरी रात मैटर बनाता हूँ, फिर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह तक अपलोड कर देता हूँ। ये सब करना भी तो आप लोगों के लिए है, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती है और उसी फील्ड में हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलो, अपाल्ड एक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, शॉक्ड है, सैडन्ड है, स्केयर्ड है, अलार्म्ड है। विच ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर एज सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन कलर्ड वर्ड appalled? Can you answer the question or not? कमेंट करके जरूर बताएं क्लास के बारे में, ठीक है। और आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कमेंट करके आंसर बताने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। अपाल्ड का देखो मैं आपको बताता हूं, अपाल्ड का आंसर हो जाएगा शॉक्ड, क्योंकि अपाल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना। इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूं। मीनिंग तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीनिंग्स की बात कर लेते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है अपाल्ड का मतलब चकित हो जाना, मतलब शॉक्ड हो जाना। अचानक से जब कोई काम हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार शिट, है ना। अचानक से किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, आप अचानक से डर गए, अचानक से कुछ भी हो गया, तो वो भी होता है चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत चक्का सा रह जाना, ठीक है, ये होता है। एक अपाल का मतलब होता है डराना, किसी को धमकाना, ठीक है। किसी को अचानक से क्या कर देना, उसको डराना धमकाना, उस पर प्रेशराइज करना, ठीक है, ये भी इसका मीनिंग होता है। सॉक्ड तो हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, एक होता है सैडन्ड। सैड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, सैड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दुखी। और सैडन जो होती है वो वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को दुखी करना। तो सैडन की ही थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा दी उसने, सैडन मतलब किसी को दुखी करना, और उसकी यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में उसको लिख दिया है। कहने का मतलब आप इसको भी दुखी बोल सकते हैं, बट मैंने इसको वर्ब की तरह इसका मीनिंग बताया है कि सैडन्ड का मतलब होता है दुखी करना, किसी को सैड करना, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखो, स्केर्ड होता है डरा हुआ, जो स्केर्ड है डरा हुआ है। अच्छा, अलार्म्ड भी चकित होना होता है, लेकिन ये अलार्म शब्द जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। जैसे मान लो अलार्म कब बजता है, जब कुछ खतरा होता है। तो जब इंसान खतरे में कोई अचानक से चीज़ सुनाई देती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अलार्म मतलब आप बोल सकते हैं डरा हुआ या चिंतित, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। देखो, मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा यार, एक तो कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ठीक है। और पहले भी मैं आपको पढ़ाता था, अब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। कम पढ़ लो, ठीक है, कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ लो, कैसा भाई, अच्छा। स्लो पढ़ लो भाई, धीरे पढ़ लो,
स्लो स्लो पढ़ लो, लेकिन अच्छा पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरी चीजें पढ़ो, जो कि हमारे फाउंडेशन बैच में भी वही होता है। ठीक है, एक चीज होती है, जैसे मान लो हमें खाना खाना होता है, खाना खाते हो, कुछ भी तो नहीं खा लेते हो ना, कुछ भी तो नहीं खा लेते हो कि जा करके घास खा ली, कुछ भी तो नहीं खाते हो ना। तो वही काम करना है, भले ही आपको दूर से घास कितनी भी प्यारी लग रही हो, और उसी को जो आपका जानवर है, कोई भी भैंस भूस जो भी है, वो अगर उसको बड़े स्वाद से खा रही है, तो क्या आप भी खा लोगे? नहीं खाओगे यार, क्योंकि वो उसके लिए खाना है, वो बड़ी प्यारा सा दिखेगा आपको दूर से, घास अच्छी लग रही होगी, लेकिन उसको खाओगे नहीं। तो ऐसा ही कहने का मतलब, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, स्पेशली पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, स्टडी करते टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, मजा आता है यार, व्हाट अ, है ना, समझ गए? तो बट वो चीजें असल में हमारे काम की नहीं होती हैं। ऐसे हजारों की संख्या में एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को खुद पता है। तो जो चीजें अच्छी दिख रही हैं, अच्छी अट्रैक्टेड हैं, जो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, हमें मजा आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपके एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके मतलब का है, जरूरी नहीं है कि वो आपके डेवलपमेंट में काम आएगा। समझ रहे हो? किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट में अगर वो चीज काम आ रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ओरिएंटेड है। उसका ओरिएंटेशन किसी और फील्ड में हो सकता है, मैं ये मानूंगा, बट आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है वो मैटर करती है। तो कभी भी अट्रैक्टेड, चार्मिंग, कुछ ग्लोरियस, और कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोर्जियस, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके चक्कर में आप लोग क्या करोगे, अपना पथ भ्रष्ट हो जाओगे, जो आपका रास्ता है ना वो भटक जाओगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा यार है ना, कंट्रोल बनाए रखो, और समाज में टिकना भी है आप लोगों को। ठीक है, मंजिल तक पहुंचना भी है, नाम भी रोशन करना है, दो चार छह लोगों की उम्मीदें भी हैं आप लोगों से। तो कहने का मतलब यही है कि जो कठिनता है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, उसमें बिलीव करो और आगे बढ़ते रहो। चीजें भले ही कम पढ़ लो, टफ लगें, अच्छी ना लगें, लेकिन वो जो आपकी जरूरत की है उसको हमेशा गले लगा के रखो। ठीक है, उस चीज को मत छोड़ना। बाकी तो दुनियादारी बहुत बड़ी है, और उसमें बहुत बड़ा झमेला भी है। ठीक है ना? तो फिर से एक और ऐसा ही शब्द है, इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टुपिडिटी है, और रस्टिसिटी है, वर्बोसिटी है, और इनकोहेरेंस है। सारे के सारे नाउन है। कैसे हैं? सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं भाई? नाउन है, सब के सब नाउन है। तो नाउन की तरह ही आपको इसका आंसर करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने अब तक लगा लिया होगा, आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन। जिसने गलत लगाया है गलत लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मीनिंग्स मैं आपको समझा दूंगा, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिसने सही लगाया उसका तो सही हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। स्टुपिडिटी क्या मतलब होता है? मूर्खता। स्टुपिडिटी क्या होता है? मूर्खता होती है। जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति ने आज ऐसा काम किया, इसको पता था। इम्बेसिलिटी का मतलब ये लगा के आया है रस्टिसिटी, मतलब कहने का इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने इम्बेसिलिटी करी है, यानी कि इसने इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को लेकर मूर्खता करी है। इसको आंसर पता था फिर भी इसने मूर्खता करी है। तो आप बोल सकते हैं इम्बैसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता, स्टुपिडिटी। रस्टिसिटी क्या होती है? ये होती है गंवारपंथी। गंवारपंथी मतलब हूटिंग वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। गंवार का मतलब ये नहीं था गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, गांव से बिलोंग जो करते हैं लोग, वो बहुत सभ्य हो गए हैं, और इवन शहर वालों से तो काफ़ी सभ्य हैं। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग शहर वाले भी होते हैं, ऐसा मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोलूंगा। वर्बोसिटी होता है, वर्बोस जानते हो कौन होता है? वर्बोस एक वो व्यक्ति होता है, वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला, और वर्बोसिटी उसकी क्वालिटी होती है। शब्दांडवर, शब्दाम्बंडर बोलते हैं, क्या लिखा हो, शब्दांडवर, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ लो शब्द बाहुल्य। ठीक है, ये अजीब सा वर्ड है, इसीलिए मैंने दूसरा वर्ड आपके साथ में रखा है, शब्द बाहुल्य। शब्द मतलब वर्ड्स, बाहुल्य मतलब अधिकता। ऐसे लोग जिनके अंदर शब्दों की भरमार होती है, उनको अगर एक बार वो शुरू हो गए तो बंद नहीं होंगे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर की चीजें जो हैं उनको हम वर्बोसिटी बोलते हैं, और वो खुद व्यक्ति जो है वो वर्बोस होता है। एक ऐसा वन वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो व्यक्ति जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वर्बोस, गैरोलस, ठीक है, लोकेशियस, वाचाल, टॉकेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। एक होता है कोहेरेंस, मतलब होता है शांति, एक जैसा, समरूपता, और इनकोहेरेंस होता है तिथरा उथरा, तितर बितर, इधर उधर। ठीक है, असंगति बोल सकते हैं। असंगति मतलब कोई भी चीज जो सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, बिखराव होता है, इधर उधर होती है, उसको बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टुपिडिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोल्यूजन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट है, सीक्रेट एग्रीमेंट है, कंसल्टेशन है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत प्यारे 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 शब्द हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। जवाब देते चलो, मजा आएगा आगे। कॉल्यूशन का जवाब दो भाई।
देखो, कोलिजन एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है, जैसे मान लो आप पीठ पीछे कोई किसी से बातचीत कर रहे हैं, जैसे ऐसा अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। वहां पर जब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो क्या करता है, जब उसको दिक्कत होने लगती है वो किसी दूसरी कंपनी में कॉन्टेक्ट करने लगता है, और उनके बीच ही बीच एग्रीमेंट होने लगते हैं। तो वो उस बॉस को पता नहीं चलता, उस बॉस को तब पता चलता है जब वो उस कंपनी को छोड़ चुका होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्यूजन बोलते हैं। तो कोल्यूजन का मतलब हो गया सीक्रेट एग्रीमेंट। क्या हो गया मेरे भाई, सीक्रेट एग्रीमेंट। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब जब आपको बी आंसर मिल ही गया है तो इसी से इसका मीनिंग भी मिल जाएगा, बाकी के वर्ड्स का भी मीनिंग सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो जानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। जब किसी व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट पैदा होते हैं, यार इनकी इनसे बातें नहीं बन रही हैं, इनकी इनसे जो है मैच नहीं कर रही हैं बातें आपस में, तो बोलते हैं इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कोल्यूशन ये जो शब्द है इसका मीनिंग तो आपको मिल गया, सीक्रेट एग्रीमेंट, यानी कि आपसी साठ गांठ जो कि किसी दूसरे को पता नहीं चलती है, गुप्त समझौता आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच, नायक और नायिकाओं के बीच, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को पता नहीं चलने देते, लेकिन बाकी का सारा एग्रीमेंट उनका खुद का वो चला होता है, तो उसी को बोलते हैं कोल्यूजन, ठीक है, कोलैबोरेशन। तो ये होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर थोड़ी दिनों के बाद में उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका ये होएगा कोल्यूशन, सीक्रेट एग्रीमेंट बीचों बीच, फिर हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, फिर इसमें आते हैं परिवार बीच में, ठीक है, उसी टाइम पे परिवार की जरूरत पड़ती है, फिर विवाद वाले टाइम पर फिर लोगों से कंसल्ट किया जाता है। तो कंसल्टेशन का मतलब होता है कि भाई बताओ कैसे इस विवाद को सुलझाया जाए, तो परामर्श होता है, कंसल्टेशन होता है, किसी से जब हम लोग सलाह लेते हैं, समझ जो सजेशन लेते हैं उसको बोलते हैं कंसल्टेशन। और ये सब हुआ कैसे, कुछ नहीं, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो झगड़ा वगड़ा तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो कंसल्टेंट ऐसे बताता है फिर, ठीक है। तो एक स्टोरी के थ्रू आप चाहो तो इन सारे के सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और इन स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना, थोड़ी सी किसी की मज़ेदार सी। तो बातें तो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी भाई साहब, सारी की सारी। आगे बढ़ते चलें ऐसे ही, नेक्स्ट। देखो फिर से बीच में यही चीज़ आ गई है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी मेरा भाई बंधु हो, या उम्मीद है कि आपके साथ में ऐसा कोई जुड़ा होगा, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैं अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं, ये आपके लिए भी बोलता हूँ। अगर किसी भी ऐसे स्टूडेंट को तलाश है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसे टीचर की तलाश हो, या फिर उसको ऐसे बैच की तलाश है कि सर मुझे एक बार अच्छे से पूरी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, एक बार बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह, तो वो ये वाला बैच जरूर ज्वाइन करे। कंप्लीट बैच है इंग्लिश स्पेशल 2, जिसको अभी 5 अप्रैल में ही स्टार्ट किया है, मतलब मात्र 10 दिन हुए हैं, नया बैच स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर कैसे मिलेगा, कॉल कर लेना। बाकी ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये वाला बैच वहां पर दिखाई देगा, इंग्लिश स्पेशल 2, ठीक है, इंग्लिश स्पेशल 2 ऐसे करके 2 लिखा होगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा बैच है, आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश ग्रामर A to Z। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका हेजिटेंट। तो हेजिटेंट कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हेजिटेंट होता है, मतलब हिचकिचाता है, उसको हेजिटेंट बोलते हैं, ठीक है। जो किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने कहा चलो बताओ एक ये है एक ये है, अब बताओ इसमें से आप क्या लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में आपको ये नहीं पता चल रहा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप इसमें ही हेजिटेंट हो जाओगे। आप कहोगे यार ये सब के सब मुझे इसके आंसर लग रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो आप, क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, एक दुविधा में फंसे हुए हो, आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनडिसाइडेड, ठीक है। हेजिटेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता है, अनडिसाइडेड। तो ये तो इसका आंसर हो गया। इसके मीनिंग्स मैंने लिख रखे हैं, जैसे हेजिटेंट है, तो हेजिटेंट का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, दुविधा में पड़ा हुआ, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है विरोधी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के विरोध में रहता है कि यार ये तो बंदा एंटागोनिस्ट है ना, ये तो व्यक्ति बिल्कुल विरोध में रहता है हमारे, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एक होता है ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, फड़फड़ाना, कुछ भी बोलते रहना, मुंह से कुछ भी निकलता रहेगा, बक 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 बक। और एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट, जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का ही सिनोनियम होता है कॉन्ट्राडिक्ट। ये तो एडजेक्टिव है, कॉन्ट्राडिक्शंस नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए, तो आप एडजेक्टिव की तरह पढ़ लो। विरोधाभास, एक ऐसा आभास जिसमें विरोध दिखता है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ, ऑपोजिट बोलेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। तो सारे के सारे लगभग वर्ड्स जो है आपके ऑपोजिट हैं।
ये और ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अनडिसाइडेड इसका सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेंट का। ग्रम्बलिंग अलग शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक शब्द है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव क्या होता है, देखो डिसेप्टिव का मतलब भी यही होता है। ऑप्शन है आपके पास, एक है डिसएग्रीएबल, एक है मिसलीडिंग, एक है मिस्टेक और एक है डिबेटेबल। चार ऑप्शन है। आपको कुछ भी वर्ड लगाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ डिसेप्टिव का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब होता है मिसलीडिंग। अब क्यों? क्योंकि डिसेप्टिव होता है धोखेबाज। जैसे कि आपसे कहेगा कुछ करेगा कुछ, तो उसको बोलते हैं डिसेप्टिव, मतलब धोखेबाज। वही व्यक्ति होता है मिसलीड करना। ऐसे मार्केट में बड़े टपोरी मिल जाएंगे आपको, मार्केट में हर फील्ड में बड़े टपोरी। हम आपको ऐसे करा देंगे, हम आपको ऐसे करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको 5,000 में पास करा देंगे, और भी बहुत तरह के टपोरी मिलेंगे आपको। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको फंसा देंगे, आपको मिसलीड कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, आपको मिसलीड कर देंगे। उसी को बोलते हैं डिसेप्टिव, यानी कि धोखेबाज, कपटी, जाली, ठीक है, लोकल, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। कपटी हो जाएगा। और भ्रामक, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको भ्रम में डाल देगा, आपको सही लगेगा, आप ये तक नहीं पहचान पाओगे कि हाँ यार ये व्यक्ति तो गलत था, और गलत को हमने सही मान लिया, वही होता है मिसलीडिंग। दिखेगा कुछ होगा कुछ, ऐसे लोगों को मिसलीडिंग बोलते हैं, भ्रामक बोलते हैं। दूर रहना ऐसे लोगों से, ठीक है। दिखेगा कुछ होगा कुछ, दिखेगा कुछ होगा कुछ, समझ रहे हो, मुंह पर कुछ होगा बाद में कुछ और होगा। ऐसे लोग बड़े ही कैसे होते हैं, कपटी होते हैं, बाहियात होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं, भरोसा के लायक नहीं होते, जीवन में कभी भरोसा मत करना। डिसएग्रीएबल होता है असहमत, ठीक है। मिस्टेक, गलती होती है। और डिबेटेबल होता है किसी चीज पर डिबेट की जा सके, कि यार इस चीज पर डिबेट कर सकते हैं, मतलब ये बहस योग्य है, तो ऐसी चीज जिस पर बहस कर सकते हैं वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पल्पेबल क्या होता है, जरा देखिए। पल्पेबल के ऑप्शंस हैं ऑब्वियस, इमेंस, सफिशिएंट और हिडन। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, आप पॉज कर सकते हैं, आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको 10 सेकंड तो दूंगा ही दूंगा। सोच लो, दिमाग में आइडिया ले लो, आंसर बता दो क्या हो सकता है पल्पेबल का। देखो पल्पेबल का मीनिंग होता है टेंजिबल, जो हमने इससे पहली क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल जो चीजें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके सामने प्रस्तुत है और आप उसको टच कर सकते हैं। मैंने कहा बताओ ये पेन जो है वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, मैंने कहा टेंजिबल। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूं, तो जो सच है वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल, एग्जिस्ट तो करता है बट वो इंटेंजिबल है, ठीक है। वही चीज है, पल्पेबल का मतलब होता है टेंजिबल, यानी कि ऑब्वियस, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष होती है, ऑब्वियस, क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, उसको ऑब्वियस बोलते हैं, पल्पेबल बोलते हैं। इमेंस होता है बहुत बड़ा, विशाल काय। सफिशिएंट होता है अधिक, अधिक मात्रा में, इनफ। और एक होता है हिडन, मतलब छिपा हुआ, हिडन मतलब छिपा हुआ। तो आप बोल सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के जो वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, वो है स्पर्शनीय, ये तो इसका मीनिंग हो गया, टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, ऑब्वियस हो गया, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो इसका अकलौता ऐसा वर्ड है जो इसका आंसर हो सकता है। बाकी इमेंस होता है विशालकाय, सफिशिएंट होता है पर्याप्त, हिडन होता है छिपा हुआ। सारे के सारे वर्ड्स क्लियर्ड हैं, एक्सप्लेन्ड हैं। नेक्स्ट देखो अगला फटाफट फुर्ती में। नेक्स्ट एक और शब्द लिखा हुआ है क्वारलस। क्वारलस जानते हो, क्वारल जानते हो, क्वारल मतलब होता है झगड़ा करना, और क्वारलस क्या होता है, झगड़ालू, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करता रहेगा। इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्कूल में आपने बच्चों को देखा होगा, वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है क्या, क्वारलस। क्या बोला जाता है, क्वारलस। क्रिटिकल है, क्यूरियस है, क्वारलसम है और एम्बिगुअस है। तो ऑप्शन नंबर तो आपको पता चल गया, हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आज के लिए आप लोगों को इत्तिका कर रहा हूं, आज के लिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं अभी से कि ये एम्बिगुअस शब्द ना दिमाग में सेट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके आज के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आज के एग्जाम में आ सकता है, आज 20 अप्रैल के एग्जाम में ये वर्ड एम्बिगुअस पूछा जा सकता है। और अगर किसी के एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाए तो एक बार मुझे कॉल जरूर कर लेना इस वाले नंबर पर, ठीक है भाई, हाँ, या व्हाट्सएप कर देना।
तो एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। जो इससे पहले वाला शब्द था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, द्विअर्थी, जिसके दो मीनिंग हो सकते हैं, वन मीनिंग नहीं होता है। क्वारलसम क्या होता है? झगड़ालू होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा करता रहता है। तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, जिसको किसी चीज की क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, वो किसी चीज के लिए आतुर रहता है, तैयार रहता है, उसको बोलते हैं। और क्रिटिकल होता है संकटपूर्ण, ठीक है। और क्वेरलस होता है सर्वदा शिकायत करने वाला, ठीक है, हमेशा कंप्लेनिंग बोल सकते हैं, इस तरह के लोगों को कंप्लेनिंग बोला जाता है, ठीक है, हमेशा कंप्लेन करते रहने वाले लोग। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला वर्ड देखो। देखो, सॉन्टरिंग एक शब्द शब्द होता है, सॉन्टरिंग। सॉन्टरिंग का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन है आपके पास, जॉगिंग है, एक है ब्रिस्क वॉकिंग है, एक ट्रैवलिंग है और एक स्ट्रॉलिंग है। सारे के सारे शब्द एक जैसे हैं, कहने का मतलब है कि ये एक ही जैसे शब्द हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान देना। क्योंकि इसमें क्या है, चारों के चारों जो वर्ड्स हैं, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो वॉक करने के लिए, मतलब चलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी चलना, चलने वाला वर्ड होगा। तो ये एक और नया वर्ड मिल गया जिसका मतलब होता है चलना। अब अलग अलग तरह का चलना होता है। एक तो होता है नॉर्मल, कोई ऐसे ही शाम को टहल रहा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो सड़क पे बेवजह बिना उद्देश्य के जा रहा है नॉर्मली, और बड़ा ऐसे स्लो मोशन में या कैसे भी वो चल रहा है, बेवजह चल रहा है, किसी उद्देश्य से नहीं जा रहा, ना उसका कोई लक्ष्य है, बस ऐसे ही टहल रहा है। एक होता है जब हम लोग शाम को खाना खा लेते हैं कि चलो यार थोड़ा सा टहल के आते हैं क्योंकि खाना खा लिया है, तो हल्का सा हम लोग खाना खाने के बाद जो टहलने जाते हैं, बेवजह जाते हैं, नॉर्मली कोई उद्देश्य नहीं होता है, आप लोग छत पे भी घूम रहे होते हैं। एक ट्रैवलिंग होती है जो कि किसी भी थ्रू कर सकता है, चाहे वो बाइक से करे या बस से करे या ट्रेन से करे, कैसे भी। एक होता है ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब थोड़ा सा स्पीड में चलना, थोड़ा चलता है, दौड़ता नहीं है लेकिन चलता थोड़ा तेज तेज है, जल्दी जल्दी, ठीक है। एक होता है जॉगिंग करना, ना तो ये दौड़ेगा ना ही ये चलेगा, बीच का, ना तो ये दौड़ेगा ना ये चलेगा, चलने की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देगा दौड़ने की स्टाइल में, और चलने वाली स्पीड में, दौड़ने की स्टाइल में चलने वाली स्पीड में, उसको बोलते हैं जॉगिंग। हर एक वर्ड का मीनिंग, हर एक वर्ड में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, हैव अ स्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, ठीक है, हम लोगों ने खाना खाया, चलो थोड़ा टहल के आते हैं। तो हैव अ स्ट्रॉल मतलब बोलते हैं चलो थोड़ा घूम के आते हैं, ठीक है, थोड़ा टहल के आते हैं। तो ये हो जाता है स्ट्रॉल करना, मतलब थोड़ा सा घूमना, ऐसे ही टहलना। और ये होता है बेवजह ऐसे ही टहलना, नॉर्मली, कोई बिना उद्देश्य के, ठीक है। जॉगिंग होता है धीमी दौड़, मतलब वो दौड़ रहा होता है लेकिन बहुत स्लो दौड़ रहा होता है, ठीक है। और ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है तेज चलना, उसकी स्पीड जो है चलने की थोड़ी सी तेज होती है। ट्रैवलिंग तो यात्रा होती है। सारे के सारे वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, पोम्पस एक शब्द होता है, इसका भी मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो ऑप्शन हैं वो बड़े प्यारे हैं। एक तो मोडेस्ट वर्ड है, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, अच्छा शब्द है। स्किल्ड जो है ये भी बहुत प्यारा सा शब्द है। पॉलिश्ड भी आपका नॉर्मल बना हुआ शब्द है, तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। लेकिन मोडेस्ट है, ग्रांडियस है और पोम्पस है, ये सारे के सारे शब्द बहुत अच्छे हैं, तीनों के तीनों। तो पोम्पस का मतलब होता है एकदम भव्य, सुंदर सा, दिखावटी, एकदम मजेदार सा, एकदम ग्रांडियस, जैसे बोलते हैं ना एकदम यार फैबुलस, वो। और ग्रांडियस नीचे लिखा है, ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, परफेक्टली आंसर टिक हो जाएगा, ठीक है भाई। परफेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि पॉम्पस का मीनिंग तो पता चल ही गया होगा जब इसका आंसर आपको पता चल गया, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करोगे, इसका मीनिंग भी समझ लोगे, आंसर आपको पता चल गया। दिखावटी होता है गर्वित या भव्य, कोई भी ऐसी चीज जिस पे खुद से थोड़ा सा प्राउड सा फील होता है, यार हम, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना पॉम्पस। और पैम्पर्स मत कर लेना इसको, पॉम्पस है वो, ठीक है, डायपर वायपर की बात नहीं कर रहा मैं, पॉम्पस है ये। पॉम्पस होता है गर्वित यानी कि भव्य, ग्रांडियस दिखावटी, एकदम सजा हुआ, एकदम मजेदार सा, ठीक है। पॉलिश्ड होता है किसी चीज पर पॉलिश की गई है, चमकाया हुआ बोल सकते हैं, चमकाया है, चकनाया नहीं है ये, ठीक है, चमकाया लिख देना, चमकाया हुआ, ठीक है, चमकता हुआ ऐसे लिख सकते हो। और बाकी मोडेस्ट होता है विनम्र, इसके आगे लिख लेना विनम्र, सीधा साधा अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको बोलते हैं मोडेस्ट। और स्किल्ड होता है कुशल, जिसके अंदर थोड़ी सी स्किल्ड होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आप लोगों का 13th नंबर का फॉर्मेट।
अब इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सी चीज समझाने वाला हूं, फटाफट से देखो। ये एक वो चीज है जिसके मैं अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल लेके जाने वाला हूं। ग्रामर, वोकैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन। ये बैच आप लोगों को जरूर 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 ज्वाइन करना है। मुझे पता है कि आप स्पीड में क्लास छोड़ के जाओगे, तो मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी ऐसा मेरा भाई बंधु है जिसको इंग्लिश का कंप्लीट बैच परचेस करना है किसी भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और एग्जाम से पहले अगर आपको सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले। सर कौन से एग्जाम से पहले? अभी फिलहाल तो आने वाले टाइम में सिर्फ 2 ही एग्जाम है, एक है CHSL और एक है MTS। इन दोनों एग्जाम को हमने स्पेशली टारगेट किया है, और इसके तुरंत बाद आएगा आपका CPO, इसके तुरंत बाद आपको आएगा SSC CPO। तो इन तीनों के तीनों एग्जामिनेशन को तो मैं अभी अभी कवर करा दूंगा, आप डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। और CHSL को हमने पूरी तरह से टारगेट कर लिया है, MTS को टारगेट कर लिया, और तुरंत उसके बाद CPO को टारगेट कर लिया, ठीक है। इन तीनों एग्जाम प्लस सारे के सारे एयरफोर्स के, NDA के, CDS का जो भी आने वाले टाइम एग्जाम होगा 2023 में हो या 22 में हो, सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए चलेंगे। इसके अंदर लाइव प्लस BOD क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, 2-3 क्लास रेगुलर रहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, ये बैच अभी के अभी परचेज कर लेना है। इंग्लिश का कंप्लीट बैच आप लोगों को ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ आती है तो कॉल भी कर सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें इंग्लिश स्पेशल 2 बैच अभी ज्वाइन करना, अभी स्टार्ट हुआ है 5 अप्रैल से, ठीक है। तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के मोबाइल में ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो, ठीक है। ओपन स्टडी जो है एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, सब कुछ है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें सब कुछ दे रखा है। कॉल कर लोगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को, अगर ये डाउट है कि सर क्या पढ़ाएंगे इसमें, तो मैं आपको बताऊं मात्र 600 रुपये फीस है, जिसके अंदर ग्रामर है कंप्लीट बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक की, ठीक है। A to Z सब कुछ समझ में आएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जाकर के आप लोग क्या करोगे, डेमो देख लोगे, पहली 2 क्लास 3 क्लास फ्री हैं, ठीक है। वो कैब कंप्लीट पढ़ाई जाएगी इसमें, अल्ट्रा लेवल की, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस में आपको बढ़िया तरीके से कराऊंगा, बेफिक्र रहें। इसकी खासियत यह है कि ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। अगला बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ तो नहीं आएगा, चाहे भले ही कितनी भी वैलिडिटी हो, लेकिन उसकी फिक्स वैलिडिटी होगी, लाइफ टाइम नहीं होगी, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का भी अगर आप लोग बैच परचेस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले डेमो देख करके, डेमो देखने के बाद एप्लीकेशन पर बैच ज्वाइन करें। उसके बाद क्योंकि यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल नहीं है रेगुलर, आप लोगों को रेगुलर क्लास एप्लीकेशन पर मिलती है मैथ्स और रीजनिंग की, तो वहां पर आप लोग एक बार डेमो लें, उसके बाद क्लास ज्वाइन करें। इंग्लिश का आप बेफिक्र होके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। और इस क्लास की भी PDF मैं आप लोगों को तुरंत भेज दूंगा। एग्जाम से पहले ये वाली क्लास जरूर देख के जाएं, अपने दोस्तों को भी भेजें। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, कहीं पर भी जाओगे मिल जाएगा। और कैसी लगी ये क्लास, कितना समझ में आया, ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहिए आप लोगों को, मजा आता है पढ़ने में, सब कुछ समझ में आता है, ये अपने सारी की सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और क्लास कैसी लगी ये तो बताओगे ही, साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर करके इस सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम होता है। हालांकि इनके पैसे नहीं आते हैं कि आप कहोगे सर के पास पैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या है करना, सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज करनी, क्योंकि मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करो। बाकी आप लोग जो दिल से इतना प्यार करते हो उसके लिए आपका दिल से फिर से मेरी तरफ से भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा एकदम फैबुलस सा लेकर के। और आज जितने लोगों का पेपर है उनका बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए अभी से गुड लक। आप लोग अच्छा परफॉर्म करके आए और आकर के मुझे कॉल करके फिर से बताएं कि कितने झंडे आप लोग गाड़ के आए हो, ठीक है। अपने एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से फिर से पूछे गए हैं 20 अप्रैल में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।